प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैराइन वाटर हैबिटाट समुद्र जलीय आवास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जलमग्न है और इसमें से अधिकांश भाग जो है समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। तो समुद्र और महासागरों का जल लवणीय जल होता है। इसके बावजूद यहाँ पर बहुत सी जंतु प्रजातियाँ वास करती हैं। ये जंतु प्रजातियाँ छोटे से लेकर विशालकाय शरीर वाले जीवों की होती हैं और इनका जो आकृति है, शरीर की बनावट जो है, उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि लवणीय जल यानी समुद्र जल में पाए जाने वाले जीवजात जो है, उनमें विविधता भी पाई जाती है। तो समुद्र अधिकांश जलीय जीवों के लिए एक विस्तृत यानी बड़ा प्राकृतिक आवास है और यहाँ पर बहुत सी जंतु प्रजातियाँ वास करती हैं, पाई जाती हैं। पृथ्वी का लगभग 73% भाग महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है और ये भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी सागर और महासागर आपस में भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। संपूर्ण समुद्री आवास विभिन्न स्थानों का तापमान, गहराई, लवणता, इनकी भिन्नता के कारण अनेक उपक्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कहने तात्पर्य है कि मैराइन वाटर हैबिटाट जो है, इसको तापमान की भिन्नता, गहराई में भिन्नता या लवणता की भिन्नता के आधार पर अनेक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे हम बात करें, जैसे कुछ जगह ये देखना मिलता है कि कुछ महासागरों का तापमान जो है ज़्यादा होता है, तो वहाँ का जल गर्म होता है। कुछ जगह जो है तापमान कम होता है, वहाँ ठंडा होता है और कुछ जगह मध्यम तापक्रम पाया जाता है। इसी तरह से इन सागरों की, महासागरों की गहराई भी अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा, किसी की कम, और लवणता में भी जो है अंतर देखने को मिलता है। हालांकि आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं मिक्स, लेकिन फिर भी इनकी लवणता जो है उसमें अंतर मिलता है। कई जो है महासागर ऐसे हैं जहाँ का पानी बहुत ही खारा होता है, वहाँ लवणता बहुत ज़्यादा मिलती है। कई जगह कम लवणीय जल देखने को मिलता है या पाया जाता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ज्वार भाटा भी महासागरों और समुद्रों में एक नियमित अंतराल के बाद होने वाली प्राकृतिक घटना होती है, जो समुद्री निवास की सीमाओं और सामुदायिक निवास दोनों को प्रभावित करती है। लवणीय आवास में सूक्ष्म जीव से लेकर भारी भरकम शरीर वाले जीव वास करते हैं और ये जीव अनेक प्रकार की आकार आकृति वाले होते हैं। अब हम बात करेंगे समुद्री जलीय आवास के लक्षण यानी फीचर्स ऑफ मैराइन वाटर हैबिटाट। मैराइन वाटर हैबिटाट के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है और उनमें से कुछ लक्षण जो है उन्हें दोहराते हुए आज हम फिर चर्चा करेंगे। तो जो समुद्री जलीय आवास है, उसका पहला लक्षण है, पहली विशेषता है तापक्रम। तो कहने का मतलब है समुद्री जल का जो क्षेत्र है उसमें विभिन्न महासागर या सागर सम्मिलित हैं, समुद्र सम्मिलित हैं, तो उनका जो सतह का तापमान है उसमें भी अंतर मिलता है, जिसके बारे में अभी अपने बात की कि कुछ जगह जो है ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, गर्म जल मिलेगा, कुछ जगह ठंडा जल मिलेगा और कुछ जगह मध्यम प्रकार का। इस कारण से जो सतह का जल है उसमें अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा समुद्र की गहराई की ओर जो जाते हैं तो सतह का तापमान ज़्यादा और गहराई का तापमान जो है एक तरह से कम मिलेगा और जो और गहराई में जाएंगे तो पानी जो है ठंडा मिलेगा। तो समुद्री जल का तापमान गहराई के अनुसार परिवर्तनशील होता है या बदलता रहता है। समुद्री तल यानी बॉटम पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, समुद्री सतह पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गहराई में इसके मध्य का तापक्रम यानी 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित होता है। दूसरी विशेषता है लवणता यानी सैलिनिटी। समुद्री जल में उपस्थित लवण पदार्थों की सांद्रता को सैलिनिटी यानी लवणता कहा जाता है और इस जल में पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न खनिज लवण तनु घोल के रूप में उपस्थित होते हैं। समुद्री जल में लवणों की सांद्रता 3 से 4% तक होती है और
मुख्यतः जो लवण पाए जाते हैं उसमें सोडियम और क्लोराइड होते हैं। इसके अलावा अन्य लवण भी पाए जाते हैं, लेकिन 80% जो लवण होते हैं वो सोडियम क्लोराइड के रूप में ही पाए जाते हैं। तो खुले समुद्र की लवणता लगभग सब जगह एक जैसी रहती है, क्योंकि समुद्री धाराओं से पूरा समुद्री जल जो है मिलता रहता है। तो समुद्र में जो है लवणता ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जो है जो स्थल पर जो चट्टानें हैं वो भौतिक रासायनिक क्रियाओं द्वारा, वायुमंडल की भौतिक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उनका विघटन होता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जल प्रवाह के साथ जो है नदियों से होते हुए समुद्र में चली जाती हैं, और ये जो साल्ट है वो समुद्र में जमा होता जाता है। तो कहने का मतलब है समुद्र में जो है साल्ट तो होता है, लेकिन साल्ट में भी कुछ जगह साल्ट ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, और ये जो साल्ट होता है उसमें अधिकांश जो साल्ट है वो सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। लगभग 80% भाग इन्हीं का होता है। तीसरी विशेषता है प्रकाश तीव्रता, यानी लाइट इंटेंसिटी। समुद्र की सतह पर प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं प्रकाश की तीव्रता घटती जाती है, और लगभग 200 मीटर के बाद में ये बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यहाँ पर अंधेरा छा जाता है, प्रकाश न के बराबर होता है। चूँकि 200 मीटर की गहराई के बाद का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाने के कारण फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं हो पाती, और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं होने से जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ है वो भी, उसकी उपलब्धता भी जो है घट जाती है, और इस कारण से वहाँ पर जीवजात भी कम पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो जीवजात पाया जाता है वो एक तरह से परभक्षी प्रकार के होते हैं, आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं, या ये जो मर्द जीव जो हैं उनका भक्षण कर भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरी विशेषता है दबाव, यानी प्रेशर। समुद्र में गहराई के अनुसार दबाव बढ़ता जाता है। समुद्री सतह पर वायुमंडलीय दाब 15 पाउंड प्रति इंच स्क्वायर तथा ये दबाव प्रत्येक 1000 फैथम की गहराई पर 1 टन प्रति इंच स्क्वायर की दर से बढ़ता जाता है। अगली विशेषता है लहरें, वेव्स देखने को मिलती हैं। समुद्री जल वातावरण से सीधे संपर्क में होता है, और वायुमंडल में हवाओं की दिशाओं से समुद्र की सतह एक तरह से समतल न होकर हवाओं की दिशाओं के अनुसार जो है अपना रूप धारण कर लेती है। तो कहने का मतलब है कि जो समुद्री सतह है वो है समतल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो है हवाओं के कारण जो है धाराएं जो है प्रवाही होती रहती हैं, और धाराओं के कारण जो है ये सतह जो है वो धारा के अनुरूप भी जो अपना रूप जो है धारण कर लेती है। ये तरंगे छोटी छोटी भी हो सकती हैं, और कभी कभी जो है विशाल भी हो सकती हैं। यानी जो वेव्स होती हैं ना वो छोटी वेव्स भी हो सकती हैं, कई बार जो है तूफान के रूप में आती हैं, तो धाराएं जो है बहुत बड़ी जो है हो सकती हैं, कई मीटर ऊंचाई तक ये चली जाती हैं। अगली विशेषता है करंट्स। अभी अपनी बात की थी लहरों के बारे में। ये जो लहरें हैं ये छोटी से लेकर बड़ी लहरें अपने को देखने को मिलती हैं। इसके अलावा धाराएं, समुद्र में सूर्य की गर्मी के कारण पानी के कण ऊपर उठते हैं, जबकि ठंड के कारण नीचे की तरफ चलते हैं। समुद्र में बहुत सी जगह नदियां आकर मिलती हैं, और इन सभी के सम्मिलित प्रभाव से समुद्री जल में कुछ विशिष्ट प्रकार की गतियाँ स्थापित हो जाती हैं, जिन्हें धाराएं यानी करंट कहा जाता है। अगला लक्षण है परासरण सांद्रता, यानी टॉक्सिसिटी। समुद्री जंतुओं के जीवद्रव्य की अपेक्षा समुद्री जल अधिक सांद्रित होता है। इस कारण से समुद्री जंतुओं को विशिष्ट कंकाली संरचनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। अगली विशेषता है ज्वार भाटा। पृथ्वी तथा चंद्रमा की आकर्षण क्षमताओं के कारण जल में कुछ विशेष गतियाँ होती हैं, जिन्हें ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। अधिकतर ज्वार तथा भाटा एक दूसरे के एकांतर क्रम में चलते हैं। ज्वार के आने से समुद्र का पानी किनारे की तरफ, जबकि भाटे के समय समुद्र का पानी किनारे से दूर हटता है। अब हम बात करेंगे जोनेशन ऑफ सी, यानी जो समुद्री जल है, समुद्री आवास है, उसका क्षेत्रीकरण, उसका जो है विभाजन। जैसे मैंने अभी शुरू में बात की
कि हम जो है तापमान के आधार पर, गहराई के आधार पर या लवणता के आधार पर जो है समुद्री आवास को विभाजित कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी कई और भी आधार हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे समुद्र का क्षेत्रीकरण या समुद्री जल का क्षेत्रीकरण। हेडगेवार्थ ने 1957 में समुद्र को या जो समुद्री आवास है उसको मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा। पहला था पेलेजिक जोन और दूसरा बेंथिक जोन। पेलेजिक जोन यानी ऊपरी सतह का जो पानी होता है वो, इसमें एक प्रकाश की तीव्रता जहाँ तक पहुँच पाती है वो क्षेत्र भी सम्मिलित होता है। और बेंथिक जोन जो है नीचे का जोन जो है, नीचे का भाग होता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो हेडगेवार्थ ने जो समुद्री क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांटा। पहला बेलावर्ती क्षेत्र यानी पेलेजिक जोन और दूसरा बेंथिक जोन। सबसे पहले हम बात करेंगे पेलेजिक जोन के बारे में। इस क्षेत्र में समुद्र सतह का जल जो है वो सम्मिलित किया गया है, यानी जो सरफेस का जो वाटर है, सी सरफेस का, समुद्र का जो सतह है उसका पानी जो है सम्मिलित किया गया है। और ये देखते हैं हम कि इस क्षेत्र में, क्योंकि सतह का क्षेत्र है, प्रचंड लहरें उठती हैं और यहाँ का तापमान भी परिवर्तनशील होता है। मौसम के अनुसार या जो रात दिन की जो परिघटना है उसके अनुसार जो है तापमान भी बदलता रहता है। क्योंकि ऊपर का सतह का तापमान है तो दिन के समय ये तापमान यहाँ का बढ़ जाता है और रात्रि के समय तापमान कम हो जाता है, जबकि जो गहराई का जल है वहाँ का तापमान लगभग स्थिर बना रहता है। तो बेलावर्ती क्षेत्र जो है एक तरह से सतह का क्षेत्र होता है और यहाँ पर जो है वातावरणीय परिघटनाएं जिसमें लहरें उठती रहती हैं और तापमान भी बदलता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है वो भी प्रभावी रूप से संपन्न होती है। तो इस कारण से ये जो क्षेत्र है एक तरह से यूफोटिक जोन भी कहलाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होने से यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इस कारण से यहाँ पर जीवजात भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो इस बेलावर्ती क्षेत्र को क्षैतिज की दिशा के आधार पर जो है 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक तो नेरांटली क्षेत्र यानी नेरेटिक जोन और दूसरा ओशियनिक जोन। सबसे पहले बात करेंगे नेरेटिक जोन के बारे में। यह समुद्र तट के पास वाला क्षेत्र होता है, यानी ये सतह का तो होता है लेकिन सतह का कौन सा क्षेत्र होता है? समुद्र के तट के पास वाला, किनारे के पास वाला क्षेत्र होता है, जिसमें 200 मीटर गहराई तक का जो पानी है वो सम्मिलित किया गया है। यानी जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र और 200 मीटर की गहराई तक का जो पानी है वो नेरांटलिक जोन जो है या नेरेटिक जो जोन है उसमें सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र को भी पुनः 3 उपक्षेत्रों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। एक होता है सुपर टाइडल जोन, दूसरा इंटर टाइडल जोन और तीसरा सब टाइडल जोन। दूसरा जो क्षेत्र है वो है महासागरीय क्षेत्र, यानी बेलावर्ती क्षेत्र को हमने 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया। पहला निरांटली क्षेत्र और दूसरा महासागरीय क्षेत्र। तो निरांटली क्षेत्र कौन सा हो गया? समुद्र के तट के किनारे का भाग जो 200 मीटर की गहराई तक फैला हो, और दूसरा जो भाग है वो महासागरीय भाग। ये क्षेत्र लगभग 1000 मीटर की गहराई तक फैला होता है। ये क्षेत्र तट से दूर होने के कारण स्थलीय वातावरण के प्रभाव से मुक्त होता है और इस क्षेत्र को भी, इस उपक्षेत्र को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सुप्रकाशित क्षेत्र यानी यूफोटिक जोन और दूसरा है अप्रकाशित क्षेत्र यानी एफोटिक जोन। सबसे पहले यूफोटिक जोन, यहाँ मिसप्रिंट है, एन आ गया, लेकिन ये यूफोटिक है, सुप्रकाशित क्षेत्र है। तो यह जल का ऊपरी क्षेत्र होता है और इसमें प्रचुर मात्रा में प्रकाश उपलब्ध होता है जो प्रभावी प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त होता है। इस क्षेत्र में एल्यूमिनेटेड जोन या प्रोड्यूसिंग जोन भी इसको कहा जाता है इस क्षेत्र को, और सामान्यतः जो है 100 मीटर गहराई तक ये उपस्थित होता है। और जो समुद्री समुद्र है या जहाँ पर जो है साल्ट कम है वहाँ पर 200 मीटर गहराई तक का क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है। चूँकि हम देखते हैं कि समुद्री जल में साल्ट होती है, वहाँ पर जो है गंदगी ज़्यादा होती है, इस कारण से जो है प्रकाश की विकिरणें गहराई तक नहीं पहुँच पाती
तो जहाँ पर साल्टनेस ज़्यादा है वहाँ पर 100 मीटर तक, और साल्टनेस कम है, सोचता है, वहाँ पर जो है 200 मीटर की गहराई तक अच्छी तरह इसमें यूफोटिक जोन में सम्मिलित किया गया है। दूसरा है एफोटिक जोन। ये जो यूफोटिक जोन है उसके नीचे का भाग जो है एफोटिक जोन होता है। एफोटिक में वहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता, और प्रकाश नहीं पहुँच पाने के कारण जो है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाता, और जो प्लांट है वो भी प्लांट स्पीसीज है वो भी अनुपस्थित होती हैं। इसके अलावा यहाँ का तापमान जो है वो भी कम होता है, क्योंकि प्रकाश ही नहीं पहुँच पाता तो टेम्परेचर जो है उसका कम होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जल धाराएँ भी नहीं पाई जाती, और जल का पर जो है दाब जो है ज़्यादा होता है, यहाँ पर प्रेशर जो है ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि गहराई का क्षेत्र है ना, इस कारण से। यहाँ पर जो जीवजात पाए जाते हैं, प्राणी जीवजात पाए जाते हैं, वो एक दूसरे का पोषण करते हैं, या जो मृत पादप या जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा है अब हम बात करेंगे पेलिजिक जोन के जो फौना है उसके बारे में, जो जीवजात है वहाँ का उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वेलावर्ती जोन के जो निरांटली और जो महासागरीय जोन उसके बारे में हमने बात कर ली। अब यहाँ पर जो फौना पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वेलावर्ती जो क्षेत्र है, पेलिजिक जो जोन है, वहाँ पर जो मुख्य जीवजात पाया जाता है वो प्लैंकटन और नेक्टोन के रूप में पाए जाते हैं। प्लैंकटन जो है ये घुमंतु वेलावर्ती होते हैं, एक तरह से फ्री स्विमिंग मुक्त रूप से तैरने वाले जीव होते हैं, और ये स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं। इसके अलावा ये जल की धारा के साथ ही जो है बहते जाते हैं। धाराओं के विपरीत इनमें तैरने की क्षमता नहीं पाई जाती, क्योंकि बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं और इनमें इतनी बल नहीं होता कि वो जल की धारा का सामना कर सकें। जो प्लैंकटन है उनको मुख्य तौर दो भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं, एक तो पादोप्लवक फाइटोप्लैंक्टन और दूसरा जूप्लैंक्टन यानी जंतु प्लावक। पादोप्लवक जो हैं वो हरित लवक युक्त वनस्पति वर्ग के जीव होते हैं और जल में तैरते रहते हैं। इसके अलावा ये जलीय प्राणियों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, यानी जो वहाँ पर जो जूप्लैंक्टन है वो भोजन फाइटोप्लैंक्टन से ही प्राप्त करते हैं। ये उत्पादक स्तर का प्रभावी समूह होता है। कौन होते हैं? उत्पादक समूह का प्रभावी समूह है फाइटोप्लैंक्टन। और ये ऑटोट्रोप्स होते हैं, तो खुद भोजन बना लेते हैं। इस कारण से जो है ये मोस्टली स्वपोषी प्रकार के होते हैं, और कुछ जो है फैगोट्रोप्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ऑटोट्रोप होते हैं। इस कारण से जो है जो जूप्लैंक्टन है जो कि हेटेरोट्रोफिक होते हैं, उनको ये भोजन उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है प्राणीप्लवक यानी जूप्लैंक्टन। तो जूप्लैंक्टन जो जीव हैं ये भी तैरने वाले होते हैं, और इनमें विशेषता ये होती है कि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता, और इस कारण से ये प्रोड्यूसर नहीं होते, बल्कि ये तो जो है फाइटोप्लैंक्टन है उस पर निर्भर रहने वाले जीव होते हैं। तो अभी हमने बात की जो बेलावर्ती जो जीवजात हैं उनमें मुख्यतः प्लैंक्टन और नेक्टोन जो है पाए जाते हैं, और प्लैंक्टन जो होते हैं उसमें फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर होते हैं और जूप्लैंक्टन जो है फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर होते हैं। अब हम प्राणी प्लवक जो है उसको भी अगर देखें तो कुछ प्राणी प्लवक जो हैं वो एक तरह से अस्थायी प्रकार के होते हैं, और कुछ जो है स्थायी प्लैंक्टन होते हैं। तो टेम्पररी प्लैंक्टन होते हैं वो कुछ अपने जीवन का कुछ समय ही जो है प्लैंक्टन के रूप में बिताते हैं, यानी ये तैरते रहते हैं, कुछ समय जो है तैरते हैं, बाकी संपूर्ण समय जो है अपना फ्री लिविंग लाइफ इनकी नहीं होती। तो निरांतलिक क्षेत्र में बहुतायत से इस तरह के जीव जो है पाए जाते हैं। कौन से? टेम्पररी प्लैंक्टन। जैसे हम बात करें ट्रोकोफोर, नोप्लिस, जोया, माइसिस, मेगालोपा, ये सभी जो लार्वल स्टेज हैं ये अस्थायी प्लवक के रूप में पाए जाते हैं, और इसमें मौसम के अनुसार भिन्नताएँ भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ स्थायी प्लवक भी होते हैं जिनको परमानेंट प्लैंक्टन कहा जाता है। ये अपना संपूर्ण जीवन है प्लवक के रूप में बिताते हैं,
जैसे नोक्टिलुका, फाइसेलिया, जेलीफिश जो है, ल्यूसीफर, सेजिटा, ये स्थायी प्लवक कहलाते हैं। और इनको भी जो है इनके आकार के आधार पर उन्हें जो है मैक्रोप्लैंक्टन, माइक्रोप्लैंक्टन और नैनोप्लैंक्टन की श्रेणी में बांटा जा सकता है। मैक्रो यानी ये थोड़े बड़े आकार के हैं, माइक्रो सूक्ष्म, और जो अति सूक्ष्म है उनको नैनोप्लैंक्टन कहा गया है। अब हम बात करेंगे दूसरा जोन, एक कौन सा था, बेलावर्ती, और दूसरा नितस्त क्षेत्र यानी बेंथिक जोन। तो ये विलावर्ती क्षेत्र के ठीक नीचे का भाग होता है जो संपूर्ण समुद्री तल पर फैला रहता है, और इसके अंतर्गत 600 से लेकर 6000 फुट की गहराई तक का क्षेत्र सम्मिलित होता है। यह भूगर्भीय संकीर्णता वाला क्षेत्र होता है, और प्रकाश भेदन के आधार पर इस क्षेत्र को भी दो भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। एक है विलांचली क्षेत्र और दूसरा गहरी समुद्री क्षेत्र। तो पहला है विलांचली क्षेत्र यानी लिटोरल जोन, और दूसरा डीप सी जोन। तो सबसे पहले हम लिटोरल जोन के बारे में बात करेंगे। ये प्रकाशीय क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र को जो है पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है यू लिटोरल जोन और दूसरा सब लिटोरल जोन। तो यू लिटोरल जोन जो है ये क्षेत्र अंतर्ज्वारीय क्षेत्र के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। समुद्री आवास का सबसे अनुकूल क्षेत्र होता है। यहाँ पर प्रकाश, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शैवाल, घास पादप तेजी से वृद्धि करते हैं, क्योंकि शैवाल वगैरह जो घास है इनको जो है इनमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, और उनके लिए लाइट, जल, ऑक्सीजन, CO2 ये रॉ मटेरियल जो है मिल जाते हैं। इस कारण से फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऊपर संपन्न होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश मिल गया, और क्लोरोफिल उनमें होता है शैवाल वगैरह में, पादपों में, तो इस कारण से फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है, और इस कारण से जो है इनमें तेज़ी से ग्रो होता है प्लांट में, शैवाल में, और कार्बनिक पदार्थ मिलने से जो है दूसरे जीवजात जो हैं, जो जूप्लैंक्टन वगैरह जो अन्य जीव हैं, वो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र के जो जीव हैं, यूलिटोरल क्षेत्र के जो जीव हैं, वो सामान्यतः सुस्त प्रकृति के होते हैं, और शरीर के ऊपर जो है हार्ड कंकाल इनमें पाया जाता है। विवेचन तल में अंतर के आधार पर सुवेंचली क्षेत्र को पुनः 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक चट्टानी तट यानी रॉकी शोर, जो समुद्र का किनारा है लेकिन वो चट्टान युक्त है, और इस क्षेत्र में सामान्यतः साइकन, समुद्री एनीमोन, नेरिस, बेलेनस, काइटनस, माइटलेस, इस तरह के जीव देखने को मिलते हैं। दूसरा क्षेत्र है रेतीला तट यानी सैंडी शोर। एक तरह से हम बीच कह सकते हैं, बीच का जो भाग है वो वहाँ पर जो है मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर सामान्यतः फाइसेलिया, पोरपेटा, एरेनिकोला, हर्मिट क्रेब, इस तरह के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। एक होता है दलदली क्षेत्र यानी मड्डी शोर, और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कीचड़ है, दलदल है, वहाँ पर एफ्रोडाइट और केकड़े इत्यादि पाए जाते हैं। दूसरा भाग है उपवेलांचली क्षेत्र यानी सब लिटोरल जोन। ये क्षेत्र निम्न ज्वारीय चिन्हों से 200 मीटर की गहराई तक वाला भाग होता है, और तलहटी में मुलायम मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर उपयुक्त तापमान, प्रचुर भोजन और ऑक्सीजन जो है भी यहाँ पर पर्याप्त पाई जाती है। इस कारण से यहाँ पर जीवजात भी जो है देखने को मिलता है, और मुख्य जो जीवजात पाया जाता है उसमें सर्टुलेरिया, ट्यूबुलेरिया, नेरिस, साइपरिया, होलोथोरिया, इस तरह के जीव यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे डीप सी जोन यानी गहरा समुद्री क्षेत्र। तो ये समुद्री क्षेत्र जो है तलहटी वाला क्षेत्र होता है, समुद्र के तली वाला भाग होता है, और इसको भी जो है 3 क्षेत्रों में बांट कर इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक वेथाइल जोन यानी नितलीय क्षेत्र, दूसरा वितलीय क्षेत्र एबाइसल जोन, और तीसरा है तलीय क्षेत्र यानी हेडल जोन। क्योंकि डीप सी जोन के बारे में अपने पहले एक वीडियो जो है उसमें चर्चा की थी, तो इस बारे में ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप उस वीडियो के बारे में वो देख कर जो है इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। थैंक यू।